कहते हैं कि मरने से पहले कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। वो जो भी बोलता है सच बोलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो ईश्वर के पास जा रहा है। अगर कानूनी भाषा में कहे तो किसी जज के सामने कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा सच ही बोलेगा। उसे पता होता है कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है या फिर वो क्या करने वाला है। वो हमेशा मरने के टाइम पर सच सच बोलता है। उसके मुंह से निकली हुई हर एक बात सच ही होती है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति जो होता है उसका भरोसा जो होता है कानून से उठ जाता है। वो व्यक्ति जो होता है कुछ ऐसा कहकर जाता है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल जाता है। फेसबुक हो फिर या यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी एक ऐसी जगह नहीं रहती जहाँ पर उसकी वीडियो वायरल ना हो रही हो, जहाँ पर उसका सुसाइड लेटर, जहाँ पर उसका पत्र, जहाँ पर उसकी वीडियो वायरल ना हो रही हो। वो कहकर जाता है कि मैं जितना कमाता हूँ उससे मेरे दुश्मन मज़े ले रहे हैं, मेरे दुश्मन मेरे पैसे खा रहे हैं और मेरे माता पिता, मेरा भाई तिल तिल करके मर रहे हैं। और मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को मेरे शव के हाथ भी नहीं लगा देना, ना ही मेरी पत्नी को मेरे पास आना चाहिए। और वो साथ में कहता है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को, जहाँ पर मेरा केस चल रहा है, जिस कोर्ट में एक सुनवाई हो रही है, वहाँ पर कोई गटर होगा उसमें बहा देना। वो कहता है कि मेरी अस्थियों को जब तक नहीं बहा जाएगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। और वो साथ साथ में कहता है कि मेरे बच्चे की जो कस्टडी है वो मेरी पत्नी को ना दी जाए। मेरी पत्नी मेरे बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है, मेरे माता पिता को मेरे बच्चे की कस्टडी दी जाए। वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, वो व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है, व्यक्ति जो होता है अपनी जान को गले लगा देता है। और जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। और ये केस जो है इतना सेंसिटिव हो चुका है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना दिसंबर की है। सुबह का टाइम था, लगभग 6 बज रहे होंगे। बेंगलोर पुलिस को एक कॉल जाता है। कॉल में कहा जाता है एक AI इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली, एक AI इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वहाँ पर देखते हैं जाकर तो वहाँ पर बहुत पहले से भीड़ थी। तभी जो उसका शव होता है, जिसका नाम होता है अतुल सुभाष मोती, उसका शव अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद वे इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन है। तभी पता चलता है कि ये अतुल सुभाष जो था बेंगलुरु में रहकर AI इंजीनियर था और यहीं पर रहकर अपना काम कर रहा था और अपने माता पिता को पैसे भेज रहा था। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसने ऐसा क्यों किया, इसने अपने साथ ऐसा क्यों किया। वे सोच ही रहे थे, वे जांच पड़ताल कर ही रहे थे। तभी उन्हें 24 पेज का एक पत्र मिलता है और 84 मिनट की एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में, उस पत्र में उसने छोटी छोटी बात, उसने अपने साथ छोटे छोटे हिस्सों को लिख रखा था। उसने सब कुछ लिख रखा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने वो सारी बातें लिख रखी थी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या किया है, उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या किया है। उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आखिरकार कैसे ये घटना शुरू होती है जानने के लिए आगे चलते हैं। ये घटना जो शुरू होती है, ये बिहार का एक ज़िला लगता है समस्तीपुर, और यहीं का एक बैनीपुसा रोड, और यहीं पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता है अतुल सुभाष। अतुल सुभाष जो होता है, इसकी मुलाकात सन 2019 में एक लड़की से होती है जो मैट्रिमोनियल साइट पर होती है। मैट्रिमोनियल साइट पर जब इस लड़की का नाम जो होता है वो निकिता सिंघानिया होता है। निकिता सिंघानिया से जब इसकी मुलाकात होती है तो इससे बातें करने लगता है। बातें जो होती है दोस्ती में बदल जाती है। निकिता सिंघानिया जो होती थी एक पढ़ी लिखी लड़की थी और बहुत अच्छे स्वभाव से बात कर रही थी। अब अतुल सुभाष जो होता है सोचने लगता है कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतने अच्छे स्वभाव की लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अब ये सोच लेते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए। अब इन दोनों के घर वाले जो होते हैं इनको बता दिया जाता है। इधर निकिता सिंघानिया के जो पिता होते हैं मनोज सिंघानिया, उनकी तबीयत जो होती है ख़राब रहती है। अब वे सोचते हैं कि हमें अपनी बेटी की शादी हमारी नज़रों के सामने होनी चाहिए। तभी वे कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ। अतुल सुभाष के बारे में बताती है। अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी हो जाती है। इनकी शादी जो होती है 26 अप्रैल सन 2019 को होती है। 26 अप्रैल सन 2019 को शादी होने के बाद ये जो अतुल सुभाष होता है अपने घर आता है। घर आने के बाद वहाँ पर निकिता सिंघानिया को 2 दिन रखता है। 2 दिन रखने के बाद ये फिर बेंगलोर में जाकर रहने लगते हैं। दोनों बेंगलोर में जाकर रहने लगते हैं। तब ये 2 दिन की ट्रिप के लिए जाते हैं। जब 2 दिन की ट्रिप के लिए जाते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि निकिता सिंघानिया जो है कभी अपनी कुछ चीज़ों को भूल रही है तो कभी बस छोड़ रही है और हंस रही है। अब ये चीज़ अतुल सुभाष देखता है तो वो सोचने लगता है कि ये कैसी, आखिरकार ये क्या है, ये मैंने तो ऐसा समझा ही
नहीं था कि ऐसा भी करेगी। सब कुछ वहीं पर भूल जाता है। भूल जाने के बाद ये बेंगलुरु में आकर रहने लगते हैं, आराम से रहने लगते हैं। और ये बेंगलुरु में ही निकिता सिंघानिया की जॉब के लिए बात करता है और उसकी जॉब लगवा भी देता है। इसके ऑफिस से इसके ऑफिस का जो डिस्टेंस होता है वो 30 किलोमीटर का होता है। ये पहले से छोड़ कर आता था, फिर खुद जाया करता था। अब सब कुछ सही चल रहा था। और जब बाद निकिता सिंघानिया जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे घर पर रहना पड़ता है, उसकी नौकरी छूट जाती है। जब डॉक्टर के ले जाया जाता है उसे, तो डॉक्टर ने जो होती है वो कहती है कि निकिता सिंघानिया से थोड़ा काम करवाओ, थोड़ा सा इसका शरीर जो होगा मेंटेन रहेगा। अब अतुल सुभाष जो होता है उसे घर लेकर आ जाता है। जब घर लेकर आ जाता है तो अपनी माँ को बुला लेता है और उसकी देख रेख के लिए उसकी माँ जो होती है वो घर आ जाती है। और ये भी बताया जाता है कि निकिता सिंघानिया जो थी वो नॉन वेज थी और इसकी माँ जो थी वेजिटेरियन थी। अब ऐसे ही समय चल रहा था, उसकी देख रेख करती है। इसके घर में नौकरानी भी आया करती थी काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए। इसका जो घर था यानी कि जिस फ्लैट में रहा करता था वो सिर्फ 1 BH का था, यानी कि छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। अब धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं। जब महीने बीत जाते हैं तो निकिता सिंघानिया जो होती है एक प्यारे से लड़के को जन्म देती है। जब प्यारे से लड़के को जन्म देती है तो इधर रिश्तेदार जो होते हैं उनका आना जाना लग जाते हैं। निकिता सिंघानिया के जो घर वाले होते हैं वे भी आते हैं। अब उसका जो फ्लैट होता है 1 BH का होता है। वो सोचने लगता है कि मेरा जो फ्लैट है वो बहुत छोटा है, इसमें इतने लोग नहीं आ पाएंगे। तभी उन सब की व्यवस्था जो है एक होटल में करवा देता है, उन्हें एक होटल में ठहरा देता है। अब इसी बात को लेकर उनके घर में थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है, क्योंकि निकिता सिंघानिया के जो ससुराल वाले होते हैं यानी कि उसकी सास होती है अतुल सुभाष की और उसका साला होता है, ये कहते हैं कि हमारी यही इज्जत है कि हमें एक होटल में ठहराया गया है, हमें अपने घर पर नहीं ले जाया गया है। वे अतुल सुभाष की मजबूरी नहीं समझे, वे अतुल सुभाष क्या चाहता था वे नहीं समझा। अतुल सुभाष ने सोचा कि मेरा घर छोटा है इसलिए उन्होंने एक होटल में उनकी रहने की व्यवस्था की, लेकिन उसके जो घर वाले होते हैं वे कहते हैं कि हमें गैर समझाया, हमें अपना माना ही नहीं गया। तब ये बात निकिता सिंघानिया को पता चलती है। निकिता सिंघानिया जो होते हैं अतुल सुभाष से ये बात कहती है तो अतुल सुभाष जो होता है सब कुछ बताता है। अब यहाँ तो सब कुछ सही था, संबंध भी सही चल रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। और निकिता सिंघानिया जो थी अभी तक अपने परिवार वालों को 30 लाख रुपए दिला चुकी थी अतुल सुभाष से। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। अब जैसे समय बीतता चला जाता है तो इसकी जो सास होती है अतुल सुभाष की और जो निकिता सिंघानिया होती है दोनों बातें कर रही होती हैं। अरे घर में सीरियल देख रही होती है बैठे हुए। अतुल सुभाष पर निकिता सिंघानिया का थोड़ा भी ध्यान नहीं होता। जब थोड़ा भी ध्यान नहीं होता, अब इनके बीच छोटी मोटी लड़ाइयों को लेकर नोक-झोंक होने लगती थी। जब नोक-झोंक होने लगती थी तो ये अतुल सुभाष जो होता था हर बार समझाने की कोशिश करता था, लेकिन निकिता सिंघानिया जो थी अपने माँ की चढ़ाई में आकर वो अपना घर बिगाड़ना चाह रही थी। इसी बीच निकिता सिंघानिया के जो पिता होते हैं उनका देहांत हो जाता है। 17 अगस्त को जब उनका देहांत हो जाता है तो आराम से वे उसके देहांत पर जो अतुल सुभाष के परिवार वाले होते हैं वे सारे जाते हैं और शोक मनाते हैं। और शोक मनाने के बाद जो अतुल सुभाष आता है वो घर आ जाता है। घर आने के बाद निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े हुआ करते थे। जब झगड़े हुआ करते थे, झगड़े जो हैं इस हद तक बढ़ गए। एक दिन निकिता सिंघानिया जो होती है 24 अप्रैल सन 2022 को कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज करवा देती है अतुल सुभाष के खिलाफ। वो अतुल सुभाष के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज करवाती है और कहती है कि दहेज उत्पीड़न के लिए। वो कहती है कि मुझसे दहेज मांगा गया और मेरा पति मुझसे दहेज मांगता है। वो पहला मुकदमा था उस पर। अब ये अतुल सुभाष जो होता है जब ये सारी बातें सुनता है तो सोचने लगता है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। अब समय कुछ साल बीत जाते हैं। 2024 तक जो अतुल सुभाष था उस पर वो जिसकी पत्नी जो होती है 9 मुकदमे दर्ज करवा देती है। उस मुकदमे में या तो हत्या यानी कि उसके पिता पहले से बीमार थे, उसके पिता का देहांत हो जाता है। लेकिन ये इसकी निकिता सिंघानिया जो होती है कहती है कि मेरे पिता का जो देहांत हुआ है वो किसी बीमारी से नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ है कि मेरा पति जो था मुझसे दहेज मांग रहा था, मेरे पिता पर दबाव बना रहा था, इसलिए उनका देहांत हो गया। वो ये भी लगाती है कि मेरा पति जो है मुझे रोज़ मारता है, मेरा पति मुझे रोज़ मारता है, पीटता है। वो 9 मुकदमे दर्ज करवाती है उस पर। 9 मुकदमे दर्ज करवाने के बाद अतुल सुभाष जो होता है वो कोर्ट के चक्कर लगाता है। जब कोर्ट के चक्कर लगाता है वो बेंगलुरु से यहाँ पर आया करता था, यानी और बेंगलुरु से अपना सफ़र करने लगता है। वो कभी जज नहीं मिलते थे, कभी जज छुट्टी पर हुआ करते थे, तो कभी निकिता नहीं आया करती थी। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। अभी तो अतुल सुभाष जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। 9 जुलाई सन 2024 को जिसके बच्चे की देख रेख के लिए पैसे मांगे जाते हैं, घर वाले निकिता सिंघानिया की तरफ से 2 लाख रुपये मांगे जाते हैं हर महीने। लेकिन कोर्ट जो होता है 40,000 रुपये हर महीने देने के लिए कहता है और कहता है कि अगर जब तक तुम्हारा बच्चा 18 साल तक नहीं होता तुम्हें तब तक ये पैसे देने होंगे। वो मान जाता है और वो
40,000 रुपये हर महीने अपनी पत्नी को देने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो उससे 3 करोड़ रुपये मांगने लगती है मेंटेनेंस के नाम पर, अब ये जो एलिमनी के नाम पर। अब अतुल सुभाष जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं ये सब कुछ निपटाना चाहता हूँ, क्योंकि ये निकिता सिंघानिया ने इसके पूरे परिवार को सब चीज़ में लपेट लिया था, पूरे परिवार पर एफआईआर कर दी थी। अब अतुल सुभाष जो होता है एक दिन फैमिली कोर्ट में जाता है। फैमिली कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर जो फैमिली कोर्ट की जज होती हैं वे उससे कहती हैं कि तुम ये सेटलमेंट कर लो, ये सेटलमेंट करने पर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो जब जज के सामने बैठा हुआ होता है तो वो कहता है कि मैम एनसीआरबी के तहत कई परसेंट पति ऐसे हैं जो झूठे केस में अपनी जान ले लेते हैं, झूठे केस में अपनी जान गंवा देते हैं। इधर जो इसकी पत्नी बैठी हुई थी निकिता सिंघानिया, वो कहती है कि तुमने अभी तक क्यों नहीं किया, तुम कैसे बैठे हो यहाँ पर, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। इस बात को लेकर जज जो होती है वो हंसने लगती है। जब जज हंसने लगती है तो जज जो होता है वो मायूस हो जाता है। वो कहता है कि जज ने भी उससे 5 लाख की मांग की थी, यानी कि जज ने कहा था कि मुझे 5 लाख रुपये दे दो और मैं तुम्हारा जो केस है ये सेटलमेंट करवा दूंगी। अतुल सुभाष ने वो सारी बातें लिखी थी उस पत्र में जो उसके साथ हुई आई थी। अतुल सुभाष ने कहा था कि उसकी पत्नी जो होती है उसके साथ अननेचुरल पत्नी जो होती थी उसके साथ अनैतिक संबंध बनाया करती थी, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि मेरा पति मेरे साथ अनैतिक संबंध बनाता है। उसका पति जो होता है उस पर जवाब देता है अपने पत्र और वीडियो के माध्यम से। जब वो मरने से पहले बनाता है वो कहता है कि मैंने उसके साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं बनाए, बल्कि वही मेरे साथ अनैतिक संबंध बनाती थी और अनैतिक संबंध बनाने के लिए कहा करती थी। वो कभी मुझसे कुछ कहा करती थी तो कभी मुझसे कुछ कहा करती थी। वो कई कई दिन तक नहाती भी नहीं थी और कोई भी पति अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा जब वो कई कई दिन तक नहीं नहाएगी। और मैं हर बार बहाने बनाया करता था, मैं हर बार कभी ऑफिस से लेट आया करता था तो कभी वो जब सो जाया करती थी तब आया करता था। मैं उसके साथ नहीं करना चाहता था। इस चीज़ से उसने ये भी कहा था कि इस चीज़ से पत्नी ही परेशान नहीं होती, इस चीज़ से पति भी परेशान होते हैं, यानी कि संबंधों के सिलसिले में पत्नियों के साथ ही ऐसा नहीं होता, पतियों के साथ भी ऐसा ही होता है। इस अतुल सुभाष जो होता है कहकर जाता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे साथ इतना सब हो गया है और अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा छोड़कर जाता है। कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए गिफ्ट छोड़कर जा रहा हूँ जो मेरे बेटा सन 2038 में खोलेगा, यानी कि उसे सन 2038 में खोला जाए, उसे इससे पहले ना खोला जाए। वो कहता है कि मेरे पत्नी को मेरे मरने के बाद मेरा मुँह ना दिखाया जाए और मेरी पत्नी को मेरा बेटा ना दिया जाए, मेरे माता पिता को मेरे बेटे की कस्टडी दी जाए। मेरी पत्नी जो है मेरे बेटे को संभालने में सक्षम नहीं है। वो कहता है कि मेरी अस्थियों को जब तक नहीं विसर्जित किया जाए जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को जहाँ मेरा केस चल रहा है वहीं पर विसर्जित कर दिया जाए, उसी कोर्ट के सामने। अतुल सुभाष जो होता है अपनी पत्नी से इतना परेशान हो जाता है, परेशान होकर अपनी मौत को गले लगा लेता है। यहाँ पर महिलाओं की बहुत सुनी जाती है, यहाँ पर पुरुषों की भी क्या सुनी जाएगी। और जैसे ये केस ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या ये ट्रेंडिंग में चलता रहेगा और क्या अतुल सुभाष को इंसाफ मिल पाएगा? अब यहाँ पर क्या होगा ये तो आगे आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा कि आखिरकार निकिता सिंघानिया को कोई सज़ा मिलेगी भी, निकिता सिंघानिया के जो घर वाले हैं उन्हें कोई सज़ा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें सब शामिल होते हैं। निकिता सिंघानिया के चाचा, निकिता सिंघानिया की माँ और उसका भाई, सभी इस चीज़ में शामिल होते हैं। क्या इन सब को किए का जो इन्होंने किया है, इन्होंने एक निर्दोष की जान ली है, एक निर्दोष को जान लेने के लिए मजबूर किया है, क्या इन्हें आने वाले टाइम में सज़ा मिल पाएगी? ये तो कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।